हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ और क्लर्क दोनों के ही नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकते हैं, ऐसा हम पिछले 1 या 2 महीनों से एंटिसिपेट करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी में लग चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा भाई हम तो तभी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना स्टूडेंट्स की, जो ये सोच के बैठे हैं कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका मन क्या कहता है, आपके अंदर की जो आवाज है उसको फॉलो करिए। पेपर का तो जब आएगा हम दे देंगे, हमें खुद को रेडी रखना है, जब आएगा हम दे देंगे, हमें क्या मतलब हमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि भाई पेपर जब भी होगा, मेरी तैयारी उससे पहले ही होगी, नोटिफिकेशन से पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपके 1 या 2 बार रिवीजन हो चुके हैं, तब समझो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही आपकी सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जो है वो शुरू होने चाहिए। चलिए, फिलहाल आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, और साथ ही साथ ऑब्वियसली जो सबसे जरूरी बात है कि भैया पैसा कितना कमाता है, सैलरी क्या मिलती है, फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, पर्क्स क्या मिलते हैं, और प्रमोशनल लेवल पे जो जो ग्रोथ होती है वो क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेशन, बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपके लिए एक पॉजिटिव तरीके से काम करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे के आर ए से। के आर ए का मतलब होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। के आर ए का मतलब होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, ठीक है, यानी जिम्मेदारी, ड्यूटीज। तो भाई सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो एक है कस्टमर की सर्विस करना। अब कस्टमर की सर्विस कई तरीके से हो सकती है ना। कस्टमर सर्विस किस तरीके से हो सकती है, आप अपने आप को देख लो। आप जब कभी बैंक में जाते हो तो एक तो मीम बड़ा फेमस है ना, एसबीआई में आप जब भी जाओगे तो कहेंगे ब्रेक के बाद आना, लंच के बाद आना। हालांकि ऐसा सच नहीं है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप एक कस्टमर हो, आपको अपना बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि आजकल तो ज़रूरी हो चुका है, आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग आपके पास नहीं है तो दिक्कत है ना। और कोई भी इंसान हो, बैंक में तो एक अकाउंट होता ही होता है। मैं खाली यहाँ पर पीओ की बात कर रहा हूँ, एसबीआई पीओ के मैं ऐसा नहीं कि कुछ अलग काम है। पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, किसी भी बैंक में हो काम वही है। कस्टमर सर्विस सबसे पहले, जैसे कि अकाउंट ओपन करवाना। अकाउंट ओपन कराने के साथ साथ आपको अगर आपके अकाउंट में कुछ इश्यूज आते हैं, आपको डेबिट कार्ड इशू कराना है या आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो आपको जो पर्सन बैंक में आपकी मदद करेगा वो यही व्यक्ति होता है। हालांकि डायरेक्ट आपको ये नहीं मिलेंगे, आपको क्लर्क मिलते हैं, लेकिन क्लर्क से आपकी बात यहां तक पहुंचती है। तो सबसे पहला काम तो यही हो गया, कस्टमर सर्विस वाला। तो वो आपको सेविंग अकाउंट से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं ये सब बताएंगे, ठीक है। इस सब के अलावा जो दूसरा काम है इनका वो है लोन प्रोसेसिंग कराना। भाई अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपका साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सपेंशन करूं, अपने अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करूं, तो आप क्या करोगे, आप बैंक जाओगे। करेक्ट, अगर आपके पास खुद के पास पैसा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप क्या करोगे, बैंक जाओगे। बैंक से लोन की कोशिश करोगे कि भाई मेरा लोन मिल जाए तो मैं 50 लाख से 1 लाख, मतलब 50 लाख से बढ़ करके 1 करोड़ तक का एक्सपेंशन कर दूं। ये मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। जैसे कि आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ तो रखना पड़ेगा ना वहां पर गिरवी, ये फैक्ट है। एजुकेशनल लोन चाहिए 15 लाख रुपए का, तो 15 लाख रुपए की कोई एसेट आपको वहां देनी पड़ेगी, चाहे वो घर हो चाहे कुछ भी हो। बैंक ऐसे ही चलता है। फिलहाल हम लोन प्रोसेसिंग की बात करें तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अगर अपना लोन सैंक्शन करवाना है तो आप ब्रांच में जाएंगे और अपने सारे जो है लोन की एप्लीकेशन उनको दिखाएंगे। तो पीओ का काम ये होता है कि वो लोन के जो पूरे प्रोसेस है उसको स्मूथली रन करे, एप्लीकेशन में जितने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उनको वेरीफाई करे, पुष्टि करे कि भाई आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम होता है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट ये भी पीओ का ही काम होता है, हालांकि आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो अकाउंट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, छोटी मोटी चीजें आती हैं, जैसे कि आप एक कस्टमर हो, मैं एक बैंक पीओ हूं, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं, मैं एक कस्टमर हूं, आप एक बैंक पीओ हो। मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया। अब मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया तो उसमें एक सिम कार्ड भी था, नंबर था, जो कि नंबर मेरा उससे लिंक्ड था। अब मैंने क्या करा, मेरा फोन जब चोरी हो गया तो मुझे
लगा कि यार चलो जाने देते हैं, नंबर अपना बंद करवा देते हैं, उस नंबर को मैं चालू नहीं रखूंगा क्योंकि वो नंबर वैसे ही बहुत बढ़ चुका था और आजकल इतने स्कैम्स होने लग गए। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ, मैं एक नया नंबर ले लेता हूँ जो मैं अपने बैंक अकाउंट से लिंक रखूंगा, और जो मेरा पुराना नंबर है उसे अगर मैं दोबारा निकलवा भी लेता हूँ तो मैं उससे ऑपरेट नहीं करूंगा बैंक के अकाउंट्स, मैं उसे अलग रखूंगा और ये अलग रखूंगा। तो मैंने क्या करा, एक नया नंबर ले लिया और मैं आपके पास आया कि सर मेरा ना आपके बैंक में एक अकाउंट है और उसमें ना ये वाला मेरा नंबर है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं ये नंबर लाना चाहता हूँ, तो आप इसको प्लीज़ मैनेज कर दीजिए। तो आपसे कहेंगे सर आप एप्लीकेशन भर दो, ये सारे काम है कर दो, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस जो है अकाउंट मैनेजमेंट का, ये भी पीओ ही देखता है, वही साइन करेगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, काम तो बहुत सारे होते हैं। फिर है मार्केटिंग एंड सेल्स, बैंक्स में भी सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, आप सब लोग जानते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कभी भी चाहे चले जाओ, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट बैंक्स में चले जाओ या सरकारी बैंक्स में चले जाओ, मैनेजर जो होते हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि सर वो एक नई पॉलिसी आई है, अगर आप देख लीजिए तो मार्केट करना, सेल करना, या बैंक का कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसे मार्केट में ढंग से, कस्टमर्स को नहीं, डायरेक्ट मार्केट में उसे पब्लिसाइज करना और कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स देना, अपने बैंक के एम्प्लॉयज जो क्लर्क्स हैं उसके जो जूनियर्स हैं उनको मोटिवेट करना और उन्हें पुश करना ताकि वो आगे सेल्स कर सके। तो बेसिकली सारा ही काम होता है। इन सब के बाद में एक होता है ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन। भाई जो ब्रांच है जिसके अंदर 20-25 लोग काम कर रहे हैं वो ढंग से चल रही है कि नहीं, उसमें कोई कमी बढ़ती है कि नहीं। मान लो चूहे आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान जो थे उसके तार वार काट दिए, तो अब क्या हुआ, बैंक का कोई सीसीटीवी नहीं चल रहा, तो दिक्कत है, बिना उसके काम चल नहीं सकता। तो इमीडिएट बेसिस पर वो सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कराना, ये जिम्मेदारी पीओ की है, ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। कैश मैनेजमेंट वहां पर जो होता है वो भी पीओ की निगरानी में होता है। कैशियर से अगर कुछ पैसे इधर उधर हो जाएं तो कैशियर तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी पीओ की है जो कि वहां पर इंचार्ज है। पॉइंट समझ में आ गया। तो काम बहुत सारे होते हैं और अगर आप देखो तो आपको देख करके लगेगा कि यार सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली बहुत है, क्यों नहीं होगी भाई। 50 लाख रुपए जिस बंदे का टर्नओवर है वो आपके पास आकर के आपसे बात कर रहा है कि सर मेरा थोड़ा सा इतना काम करवा दीजिए, तो रिस्पेक्ट तो बनेगी ना, कनेक्शन बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल ये कुछ मेन टास्क हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि सारी चीजें स्मूथली रन हो। इसमें ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन में एक काम और होता है, जैसे कि मान लो एटीएम की मशीन में कैश खत्म हो गया तो वो मैनेज कराना। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, ये सारे काम होते हैं, ठीक है ना। इन सब के बाद रिस्क मैनेजमेंट। अब ये क्या है भाई, रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो बहुत ध्यान से समझना। मैं एक पर्सन हूं, आप एक पीओ हैं, मैं आपके पास आया कि सर मुझे ना एक लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन ढंग से करें कि कहीं मैं विजय माल्या तो नहीं, नीरव मोदी तो नहीं, है ना। आप मेरी पूरा बैकग्राउंड चेक करोगे, मेरी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे कि भाई मैंने पिछला रिकॉर्ड कैसा है, मैंने अपना लोन टाइम पे चुकाया है कि नहीं। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, वैलिडेट करोगे, तभी मेरा लोन आगे प्रोसेस होगा। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ईमानदारी से ये काम करें। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि सर मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, निकलवा दो ना प्लीज 1 करोड़ का। तो ऐसा होता है बैंक्स में बट ठीक है। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। कुल मिलाकर के ये मेन टास्क है, ये KRAs हैं जो कि एक पीओ यानी प्रोबेशनल ऑफिसर जो होता है उसके ये सारे काम होते हैं। और आपको पता ही है शुरुआत के 2 साल तक वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है फिलहाल। तो ये KRAs थे। अब हम आगे बात करते हैं इसके, ये रही सैलरी स्लिप जो कि पिछले ही अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको अगर टाइम दिखाई दे रहा हो, जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप है ये। मैं एक रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम वगैरह सब हटा हुआ है यहाँ से, पीओ का ही है, ठीक है, जुलाई 2024। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ये 1/7 यानी 1 जुलाई है। डीए जो मिल रहा है वो लगभग 16% है, लेकिन पहले बाकी की चीजें देख लेते हैं। तो बेसिक पे जो है वो लगभग 56,480 रुपए, 56,400 रुपए बेसिक पे है ये। इस पर आपको डीए मिलता है वो प्लस हो जाता है जो कि लगभग 16% का है, तो वो 11,545 का है। मैं अभी आपको ब्रेक डाउन अलग से दिखा दूंगा इसका। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है लगभग 5,648 रुपए। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है आपको 2,300 रुपए। लर्निंग अलाउंस मिलते हैं आपको 850 रुपए और स्पेशल अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं लगभग 14,000 रुपए। तो कुल मिला करके ये अमाउंट बनता है लगभग 91,791 रुपए। ये नया वाला है, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको इतनी सैलरी मिलती है शुरुआत में। और इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। क्या डिडक्शंस होती हैं कि भाई पीएफ में जाता है प्रोविडेंट फंड में, प्रोफेशनल टैक्स जाता है, तो प्रोविडेंट फंड है लगभग इतना जो कि 10% है बेसिक सैलरी का। प्रोफेशनल टैक्स है ये अमाउंट, ठीक है, टैक्स डिडक्शंस है सारी की सारी। तो ये अमाउंट होता है लगभग 9,617 रुपए। तो
आपके जो इन हैंड सैलरी होगी वो 82,174 होगी। अगर आपको यहां पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अलग से ब्रेकडाउन दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर चीजें दिखें, ठीक है ना। तो बेसिक सैलरी जो भी होगा, बेसिक सैलरी के ऊपर आपको इतनी चीजें दिखती हैं, लगभग 16, 17, 18% या 20% ये बढ़ता रहता है क्योंकि टाइम टू टाइम, तो ये हो जाएगा लगभग 16 से 19%, 20%। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस होता है 3 से 4%, ये डिपेंड करता है लोकेशन पे यानी शहर पे, कि वो टियर 1 का शहर है, टियर 2 या टियर 3 सिटीज में है। बड़े शहर में, मेट्रो शहर में रहोगे तो खर्चा ज्यादा होता है, तो वहां पर ज्यादा मिलता है। टियर 2 जो थोड़े से मॉडरेट टाउन्स होते हैं वहां पर होता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है 8 से 10%, डिपेंड ऑन द जो आपकी पोस्टिंग है। ये बहुत अच्छा फैक्टर है। मेडिकल इंश्योरेंस, तो जो कर्मचारी है उसका तो 100% कवरेज होता है और उसके जो डिपेंडेंट होते हैं उसका 75% तक। मतलब सोचो, भगवान ना करे कभी किसी को कोई कैजुअलिटी हो जाए, मान लो कि मेरी फैमिली में मैं एसबीआई में पीओ हूँ, मुझे कल को अगर कोई दिक्कत हुई और 5 लाख का खर्चा हुआ तो वो पूरा 5 का 5 लाख कंपनी देगी, बैंक देगी, एसबीआई देगी। लेकिन अगर मेरे डिपेंडेंट जैसे कि मेरे माँ बाप या मेरी वाइफ अगर किसी को कुछ होता है तो उनका 75% मिलेगा। तो 5 लाख का 75% लगभग लगभग जो होता है 3.25 लाख रुपए, वो आप मान के चलो, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलते हैं एसी 2 टियर में, अगर आप ट्रैवल करते हो ट्रेन के अंदर एसी 2 में, टियर 2 में, तो आपको वो रीइंबर्स हो जाएगा। वो लेकिन कब? पर्सनल घूमने के लिए नहीं, पर्सनल रीजंस पे नहीं, ऑफिशियल पर्पस पे अगर आप जाते हो। कम अगर आपको ब्रांच की तरफ से भेजा जा रहा है कि भाई आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है और आपसे कहा गया कि भाई आप 1 हफ्ते के लिए जयपुर जाइए, तब आपको मिलेगा ये पैसा, और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। पेट्रोल का अलाउंस मिलता है 1100 से 1250, अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो, और अगर व्हीकल है तो बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए 1 महीने का मिलता है, कुछ 100 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बुक पढ़ने का अगर आपको शौक है तो ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं और ये आपकी रैंक के हिसाब से बदल जाती हैं। तो कुल मिलाकर के बेनिफिट्स तो भाई बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 56,480 का एक बेसिक पे ले लेते हैं तो ये बनता है 20% लगभग लगभग। ये हो गया डिडक्शन, जो सॉरी एचआरए जो कि लगभग 10% का है। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस इसी का लगा लो आप, तो ये हो गया 8 जो है 2300 रुपए। परसेंटेज मैंने आपको बताई ही थी अभी यहाँ पर, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस 8, सॉरी ये कहाँ गया, सिटी कॉम्पनसेटरी 3 से 4%, ठीक है ना। तो ये है 3 to 4%, एचआरए था 8 से 10% और ये 20%। फिर लर्निंग अलाउंस 850 रुपए, स्पेशल अलाउंस अलग 14,000 कुछ रुपए, 15,000 ही मान लो, तो ग्रॉस सैलरी इतनी हो गई आपकी। और इसमें से कटक जो डिडक्शन होगी, पैसा कटेगा आपका पीएफ वगैरह में सब में, तो वो ये है। तो ये पैसा है जो आपके हाथ में हर महीने आता है, जो आप फूंक देते हो, खर्च कर देते हो। शुरुआती सैलरी 84,000 रुपए, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है ना, बहुत अच्छा अमाउंट है ये। चलिए, डिडक्शन जो होती है वो कहाँ कहाँ जाती है? प्रोविडेंट फंड में, प्रोफेशनल टैक्सेस और इनकम टैक्स डिडक्शंस, तो वो तो खैर मैनेज भी हो जाती हैं। आप इनका आईटीआर फाइल करके वापस मंगा लेते हो अपना पैसा, सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब बात करते हैं सैलरी इंक्रीमेंट की। तो सैलरी इंक्रीमेंट में हमने फिगर थोड़ी सी अलग ली है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 48,480 है मान लेते हैं, तो शुरुआत के 7 सालों में हर साल 2-2 हजार रुपए बढ़ेंगे, हर साल 2-2 हजार रुपए। मतलब अगर 48,480 रुपए सैलरी है पर एनम, ये फर्स्ट ईयर में है, तो दूसरे साल में हर महीने में 2-2 हजार रुपए जोड़ दो, मतलब 48,480 प्लस 2,000 रुपए हर महीने, तो वो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 50,480। और ये सिलसिला चलेगा 7 सालों तक। उसके बाद जो 8th एंड 9th ईयर होगा उसमें सैलरी आपकी बढ़ती है 2340 करके। वो अगले जो है 2 साल तक ये रहेगा, फिर 7 साल जो अगले होंगे उसमें ये सैलरी बढ़ती है इस अमाउंट से। तो पूरे साल का अगर आप काउंट करो इसके हिसाब से तो भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। मतलब इट्स अ गुड, क्योंकि फिक्स सैलरी है, बंधा हुआ पैसा आना ही आना है, तो उसमें तो आपका कोई दिक्कत है नहीं, राइट। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं, तो दैट्स इट। दोनों फिगर्स मैंने लिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमोशनल की, प्रमोशंस की और हायरार्की सिस्टम जो होता है। तो भाई आपकी जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा ये लेवल जो है ना थोड़े से अलग हो गए हैं बाय मिस्टेक, ध्यान रखिएगा इसका। रुकिए जरा 1 सेकेंड, ठीक है ना। ये लेवल, ये जो लेवल लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे कर दो, पे ग्रेड के हिसाब से चलते हैं।
ये लेवल 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे। इसको मत देखना, ठीक है ना, इसको मत देखना। ये ना लेवल वाइज अलग अलग होता है। इसको मत देखना, मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। तो चलो ठीक है, आप लोग समझ तो गए हो ना, जो मैंने लिखा है येलो कलर से, बस आप उसको देखिएगा। तो शुरुआत आपकी होती है असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर आप बनते हो, फिर मैनेजर बनते हो, ठीक है, जो कि लेवल 3 पर होता है। फिर सीनियर मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। हालांकि इस लेवल तक आते आते बहुत कोई अगर 21-22 साल की उम्र में अगर ज्वाइन कर लेता है तब जाकर के उसका नंबर इस लेवल पर आता है। हालांकि आप लोग इस लेवल तक तो आ ही जाते हो, ये लेवल्स तो आपको मिल ही जाते हैं, इनफैक्ट जीएम तक आप आ जाते हो, ठीक है ना। और उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर, फिर डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर एमडी। तो ये बेसिकली हायरार्किकल सिस्टम है, जो कि मतलब वन ऑफ द नोबलेस्ट आई शुड से प्रोफेशन की कैटेगरी में आएगा अगर आप देखो तो। लेकिन आप जितना कम उम्र पे ज्वाइन करते हो उतना ही ऊपर लेवल पर जाते हो, ये यहाँ की रियलिटी है। और ऐसे ना प्रमोशंस हुए भी हैं, देखे भी गए। तो फिलहाल करने को बहुत कुछ है, ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं ये आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर हो सकती हैं। बड़ा सिंपल है, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसका तरीका, और वो तरीका क्या है, 1, 2, 3 मेथड। 1 मतलब एस मतलब सिलेबस कंप्लीट करो, आर मतलब रिवीजन करो, और नोटिफिकेशन आते ही उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। और प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट भी होते हैं, ये तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे होंगे कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब हम शुरू करेंगे। अरे क्यों, अभी क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, कुछ नहीं ना। तो कोशिश करो अभी से तैयारी शुरू कर दो, सिलेबस पे काम करना शुरू कर दो। एस मतलब सिलेबस, लिख देता हूं पूरा, शुरू कर दो पढ़ाई, बहुत मजेदार है। फिर कोशिश करो कि आपका नोटिफिकेशन आने से पहले पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। हालांकि अभी ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप इतना कर पाओगे अगले 2-3 महीनों में। अगर इस बार नहीं होता तो अगली बार से ही, इस बार से आपकी एक हैबिट बन जाएगी। फिर नोटिफिकेशन आते ही ये काम शुरू होना चाहिए, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का, दैट्स इट, काम खत्म, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। एसबीआई में प्रीलिम्स अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस क्वालिफाई करना ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत कम, 35 में से 7 नंबर इंग्लिश क्वालिफाई, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आप एक कूपन कोड लगा सकते हो, वो कूपन कोड है Y987। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर शुरू कर सकते हैं। फिलहाल मुझे आपको बस यही बताना था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे एक और अगले सेशन में, वीडियो में कुछ और अंदर की बातें पता करने की कोशिश करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।